तो दोस्तों लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसका बेसिक रीजन रहा जो आईटी सेक्टर की मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आए, उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए वो एस्टीमेट्स के हिसाब से जो उम्मीद थी वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। तो इसलिए थोड़ी सी मार्केट फ्लैट यहां पर पिछले एक हफ्ते में चलती हुई नजर आई है। अब दोस्तों देखिए, काफी सारे लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 2025 तक अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आएंगी, 2030 तक अब स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आएंगी। तो देखिए, जब ऐसी बातें होने लगे स्टॉक मार्केट में, तब भी आपको स्टॉक मार्केट से निकलने के बारे में नहीं सोचना है। अब ये जो टाइम है, यही असली में जो रियल इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ट्रेडर थे जो आए थे क्विक पैसा कमाने में, इसमें डिफरेंशिएट करता है। अब धीरे धीरे वो जो ट्रेडर कैटेगरी के लोग थे वो बाहर होते चले जाएंगे स्टॉक मार्केट से, और वो इन्वेस्टर, वो जो 1% रिटेल इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं, सिर्फ वो इन्वेस्टर्स टिक जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप वो 1% में रहने वाले जो पैसा कमाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उसमें कैटेगरी में आएंगे या 99% जो स्टॉक मार्केट से डर के निकल जाएंगे। दो तीन चीजों का ख्याल रखिए बस। अपना जो सरप्लस पैसा है उसको इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटली अच्छी कंपनीज को अच्छे रेट पे जब आए तब पेशेंस रखकर इन्वेस्ट करिए। तो कल काफी सारे लोगों के सवाल आए थे अलग अलग स्टॉक्स को लेकर, उनमें से 10-11 स्टॉक्स आज मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। जो स्टॉक्स रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल मैं डालूंगा उसमें कवर कर लेंगे। तो बात करेंगे ऐसे स्टॉक्स पे जो काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे आ चुके हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन शेयर्स में देने वाला हूं। तो सबसे पहले सवाल आ रहा था आरईसी लिमिटेड पे, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऑल्दो ये जो शेयर है ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, आरईसी लिमिटेड यानी कि ये एक रूरल सेक्टर, तो देखिए आरईसी लिमिटेड एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, और मैं हमेशा से एक चीज आपको हमेशा बोलता आया हूं कि सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि यहां पर आपको रिटर्न्स नहीं मिलती है। तो आरईसी लिमिटेड में भी अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ एक पर्पज से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 10% के आसपास की है। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी है, 110 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है इसके शेयर में। लेकिन अगर आप यहां से ये सोचते हैं 120 रुपए का शेयर है, 10 साल में 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, तो ऐसा कुछ इस कंपनी के शेयर्स में नहीं होने वाला। पिछले 10 सालों में भी अगर आप देखेंगे इसका शेयर कहीं नहीं गया है, यहीं पर घूम रहा है, और आने वाले 10 सालों में भी चाहे कितनी ही अच्छी इसकी रिटर्न्स आ जाएं, कितना ही अच्छा प्रॉफिट और सेल्स का ग्रोथ हो जाए, इस कंपनी का शेयर लगभग इन्हीं लेवल्स पे चलेगा। जो इसकी रिटर्न्स आ जाती है, जैसे एक साल में 26% के आसपास की पॉजिटिव रिटर्न्स दिए इसने, वो एक बोनस आप मान सकते हैं जो आपको मिल रहा है। असली जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस आपको इस शेयर में रखना है वो केवल और केवल जो ये डिविडेंड दे रहा है उसके पर्पस से रखना है। तो 110 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर आप इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगेन अपनी एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की नहीं, डिविडेंड की रखकर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही आपको आरईसी लिमिटेड के शेयर में पैसा लगाने के बारे में सोचना है। दूसरा, टाटा स्टील के शेयर के बारे में काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है। एक साल में 25-26% की ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है, 1-1.5 साल से अच्छी रिटर्न्स भी नहीं आई है। टाटा ग्रुप का एक बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं कि जो स्टील सेक्टर है और जितने भी ये सिक्लिकल नेचर के सेक्टर्स हैं, इसको कंप्लीटली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अलग अलग रूल्स आते हैं ताकि स्टील के प्राइसेस चेक में रखे जाएं, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। उन सब चीजों की वजह से चाइना से भी यहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है स्टील के सेक्टर में। तो ऐसे सेक्टर में चाहे आपको 200% की रिटर्न भी मिले, या ऐसे सेक्टर को कंप्लीटली एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन सेक्टर से में एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप स्टील सेक्टर की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं तो ही आपको यहां पर ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाना है। तो इसलिए इस शेयर में मैं कंप्लीटली आपको बोलूंगा अवॉइड करके चलिए, स्टील सेक्टर में बिल्कुल भी रिटेल इन्वेस्टर को पैसा नहीं लगाना है।
तीसरी शेयर जिस पे काफी सारे लोगों का कल कमेंट आया हुआ था, केपीआईटी टेक। तो ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई से अभी अच्छा खासा गिरावट आई थी, जब से एक दो रेटिंग एजेंसीज ने इनकी रेटिंग गिराई थी, उसके बाद से एक अच्छी गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली थी। अब यहां पर काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या अब एंट्री का टाइम आ गया है? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में ऑलरेडी 2-3 सालों में अच्छी खासी रिटर्न्स आ चुकी हैं, और जो रिटर्न्स आई हैं वो इसकी प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ को अभी भी मैच नहीं कर रही है। एज अ रिजल्ट इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो काफी महंगा इस वक्त हो चुका है। और जैसे हमने टाटा एलेक्सी में भी देखा था कि एक बार ही मोमेंटम आया था तो लगातार शेयर ऊपर जाता रहा था और 10,000 रुपए तक का शेयर ये पहुंच गया था। ऐसा ही केपीआईटी टेक में भी देखने को मिला है कि एक लगातार अच्छा उछाल इसके शेयर में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। आज से 6-8 महीने पहले हमने 500 रुपए पे केपीआईटी टेक में इन्वेस्ट किया था, लेकिन तब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो 500 रुपए के लेवल्स पे दिखती थी जब जून जुलाई में इसके शेयर में करेक्शन आई थी लास्ट। लेकिन अभी इन लेवल्स पे अवॉइड करके चलिए, स्पेशली जब रिजल्ट सीजन आ रहा है। अगर रिजल्ट इसका थोड़ा भी खराब आता है, एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं आता है, तो एक लंबी करेक्शन आपको इस शेयर में देखने को मिल सकती है। तो अब इस शेयर में जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रह गए इन्वेस्टर्स के, इसलिए यहां पर अब लालच में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं तो ही आपको केपीआईटी टेक के शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है, बाकी इन्वेस्टर्स इस शेयर को अवॉइड करके चल सकते हैं। इसके अलावा एबीएसएल एएमसी के बारे में काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाकर फंसे हुए हैं, ऐसा काफी सारे लोगों के कल कमेंट्स में आया था। तो देखिए, एबीएसएल एएमसी और बाकी जितनी भी एएमसी कंपनीज है, इस पे मैंने कई बार सेपरेट डिटेल्ड वीडियोस बनाई हैं, और मैंने एक ही चीज आपको बोली है कि एएमसी सेक्टर में ग्रोथ है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत एएमसी सेक्टर में है वो ये है कि यहां पर एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी कंपनी एंटर कर सकती है, और इतनी सारी कंपनीज लगातार एंटर कर रही है। टोटल 35 एएमसीज हो चुकी हैं, और यहां पर एबीएसएल की अगर आप म्यूचुअल फंड्स को भी देखेंगे तो कुछ भी परफॉर्मेंस वहां पर नहीं है। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस एबीएसएल के म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, और लगातार लोग जो पुराना पैसा लगाए हुए थे उसको भी निकाल रहे हैं। लगातार इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो कम हो रहा है, और मुझे लगता है कि आज के टाइम में ये जो नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज आ चुकी हैं, जो एएमसी कंपनीज आ चुकी है, अब एबीएसएल एएमसी उनको कंपीट नहीं कर पा रही है। इनकी एक्सपेंस रेशोज भी हाई रहती हैं, ये सारी डिटेल्स भी इनकी काफी खराब रहती है। तो एज अ एएमसी ये अच्छा नहीं कर रही हैं, और इसलिए आपको इसके शेयर को भी अवॉइड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म में अगर इनका शेयर ऐसे ही इनकी एएमसी परफॉर्म की तो कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेगी, और ये चीज मैं जब से इसका आईपीओ आया है तब से मैं ये चीज बोल रहा हूं, और यही चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए, डेफिनेटली ईवी सेक्टर में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी रिटर्न्स यहां पर दे रही है, अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में है। लेकिन यहां पर इस वक्त इसके शेयर ने रिसेंटली 10-12% का अप मूव दे दिया है। तो जो लेवल्स हमने सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में पहले भी बात किए थे उसी पे हम लोग मेंटेन रहेंगे। 400 का अगर लेवल्स यहां पर आते हैं, 400 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है जहां पर सोना बीएलडब्ल्यू में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी इन लेवल्स पे हो सकता है ये शेयर थोड़ा बहुत यहां पर चले, लेकिन 400, 420 इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा हो जाता है। हमने लगातार पिछले 6 महीने में बात की है, ये 400 के लेवल्स ही है जहां पर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहां पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वहां पर अगर आता है तो इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर की 2 कंपनीज पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। हालांकि इन्फोसिस में मैंने डिटेल्ड सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखी है तो इन्फोसिस में गिरावट आ चुकी है इसके शेयर में। अभी 1200 के आसपास इसका शेयर यहां पर आ चुका है, और इसमें गिरावट का रीजन रहा कि शेयर के जो रिजल्ट्स थे इन्फोसिस के वो काफी खराब आए थे। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि आने वाले 6 महीने आईटी सेक्टर के लिए टफ हो सकते हैं। ये इन्फोसिस के खुद ही जो इनकी मैनेजमेंट की गाइडेंस आई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कंपनी खुद ही ये चीज बोल रही है कि आने वाले 3 से 6 महीने टफ हो सकते हैं, तो आपको एक चीज समझनी है कि इसका इंपैक्ट इसके शेयर के प्राइस पे भी आएगा। तो काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि बल्क
बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी कब आएगी, तो आईटी सेक्टर में इस वक्त स्पेसिफिकली 2023-2022 में बेस्ट तरीका है इन्वेस्ट करने का, थोड़ा थोड़ा करके स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करते रहिए। अब 1200 के लेवल्स पे है, जैसे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर और फर्दर 10% की गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करिए। कंपनी ओवरऑल अच्छी है, अभी नहीं तो 2024 में अच्छी रिटर्न्स देगी, लेकिन टाइम यही होता है जब आपको एक अच्छा मौका शेयर देता है, लंबा 6-8 महीने साल भर का मौका आपको शेयर दे रहा है, तब थोड़ा थोड़ा करके ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। क्योंकि अभी कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, उसके हिसाब से शेयर में मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसलिए एसआईपी मोड में स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का ये आईटी सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिमिलरली सेम केस एचसीएल टेक के साथ भी यहां पर है। हालांकि जो रिजल्ट्स हैं वो इतने बुरे नहीं आए एचसीएल टेक के, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, 4.5% तक की डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। लेकिन यहां पर भी आपको समझना है कि अगर आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज में दिक्कत आ रही है, तो एचसीएल टेक में भी आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी। 6-7% की ही ग्रोथ यहां पर इस कंपनी ने भी दी है आने वाले टाइम में, तो आप ओवरऑल शेयर के प्राइस में भी समझ सकते हैं कि 6-7%, 8% की ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उस चीज को आपको ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा पैसा लगाने की आईटी सेक्टर में जरूरत नहीं है, स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहिए। 1000 के लेवल्स मुझे काफी अट्रैक्टिव इस शेयर पे लगते हैं। लास्ट टाइम हमने 900-950 के लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप वहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो वेट करिए, अगर उन लेवल्स पे दोबारा आता है तो री इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। फ्रेश एंट्री ले रहे हैं तो 1000 रुपए के आसपास के एक अच्छे लेवल्स इस शेयर के यहां पर हो सकते हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अपना टाइम हॉरिजॉन को लंबा रखने की कोशिश करिएगा, 3 से 5 सालों का, क्योंकि आईटी सेक्टर में आने वाला 1 साल और ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। तो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वॉलेटिलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर रह के इन्वेस्ट करना जरूरी है। कैम्स के बारे में काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, तो देखिए कैम्स में हमने यही चीज पे बात की है, ये जो 2000-2100 के लेवल्स हैं ये मेक और ब्रेक लेवल हैं इसके। 2000 से नीचे जाता है तो फिर कहां तक ये शेयर जाएगा कुछ कहना मुश्किल है। अब एएमसी सेक्टर की तरह कैम्स का काम भी तो यही है कि ये एएमसी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब कैम्स में गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि इनके जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, और आने वाले टाइम में ऐसा भी माना जा रहा है कि सेबी जितनी भी एएमसीज है उनकी एक्सपेंस रेशोज को लिमिट कर सकती है, और इस खबर का जो इंपैक्ट है वो कैम्स लिमिटेड के ऊपर आ रहा है, क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशोज लिमिटेड हो जाएंगी तो कैम्स की भी जो पैसा कमाने की क्षमता है इन एएमसी से वो लिमिटेड हो जाएगी। तो यहां से आपको कैम्स में भी एक चीज समझनी है कि बहुत ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स ये शेयर आपको फ्यूचर में नहीं जनरेट करके देने वाला है। एक 10 से 12% की ही रिटर्न इस शेयर में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं जो 10-12% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे दे, तो ही आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। ओवरऑल बहुत ज्यादा ऐसे कोई रिटर्न्स यहां पर इस शेयर में नहीं बनती हुई दिखेगी, वो चीज को ध्यान रखिएगा। 2000 के लेवल्स हैं जो काफी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट टाइम पिछले 2-3 महीनों से 1 साल से ये 2000 के लेवल्स को इसने प्रोटेक्ट किया है, तो उस 2000 के लेवल्स पे नजर रखिएगा। इसके अलावा टेक महिंद्रा में भी काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो देखिए टेक महिंद्रा में भी वही चीज है जो हमने एचसीएल टेक और इन्फोसिस के बारे में बात की है, ये भी एक ऐसी ही कंपनी है। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 से 5 सालों के लिए, तो ही आप एंट्री करने के बारे में सोचिए। एंट्री करनी है तो देखिए 2 चीजें हैं यहां पर, एक तो अभी इसके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हो सकता है रिजल्ट्स अगर खराब आते हैं तो बहुत ज्यादा नीचे इसका शेयर जा सकता है। तो ये रिजल्ट सीजन में इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अभी आपके लिए रिस्की होगा। इन्वेस्ट करना ही है तो 980 रुपीज के अच्छे लेवल्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहां पर सोच सकते हैं। 950 से 980 के लेवल्स हैं, लेकिन मैं अभी यही बोलूंगा आईटी सेक्टर में स्टैगर्ड मैनर में ही इन्वेस्ट करिएगा। 3 से 5 सालों का टाइम हॉरिजन है तो अच्छी रिटर्न्स आपको आईटी सेक्टर देने वाला है, उन चीजों का आपको ख्याल रखना है। आखिरी कंपनी जिसमें काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, इंडिगो पेंट्स। तो देखिए इंडिगो पेंट्स के शेयर में 10-12% की क्विक रिटर्न्स आई है, और हमने हमेशा से बात की है कंपनी मुझे ये काफी अच्छी लगती है, हमेशा से लगती हुई आई है। और 1000 के लेवल्स पे हमने 2-3 हफ्ते पहले ही इस शेयर में बात की थी कि 1000 के लेवल्स काफी अब अट्रैक्टिव लेवल्स हो चुके हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसकी काफी नीचे आ चुकी है, और उसके बाद से एक अच्छा उछाल इसके शेयर ने दिखाया है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स इन्वेस्टर
को बनाकर देगी। 1000 रुपए के लेवल्स अगर फिर से इस शेयर में देखने को मिलते हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। देखिए, छोटी कंपनीज जो होती हैं वो आपको ऐसी ही रिटर्न्स देती है, एक दिन में 9% 10% ऊपर चली जाती है, एक दिन में 9-10% नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके पैसा बनाना चाहते हैं तो इन वॉलेटिलिटीज के लिए तैयार रहना है। सेम केस मैंने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में भी आपको दिखाया था, जब वो 400-500 पे भी चला गया था, काफी सारे लोग घबरा रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज और उसके शेयर ने सिर्फ एक महीने में 30-40% की रिटर्न दे दी थी। तो स्मॉल कैप कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज से अलग बिहेव करती है, इस चीज को समझकर इन्वेस्ट करिए। और साथ में याद रखिएगा, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, ये सारे मेरे पर्सनल व्यूज हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और किसी शेयर पे अगर आप डिस्कशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कल की वीडियो में हम बाकी 10 शेयर में कोशिश करूंगा कवर करने की। धन्यवाद दोस्तों।